हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं ओपी सर, आप सभी का साथी। आज मैं आप सब सभी के बीच बिहार पुलिस जो पॉलिटी सीरीज हमने स्टार्ट किया है। पिछले क्लास में हमने देखा कि बिहार पुलिस जो है वो बिहार के प्रशासन को किस प्रकार से आगे बढ़ाने में उसकी मदद करता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिटी का राज व्यवस्था, जिसमें हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास कि किस प्रकार से जो संविधान का विकास हुआ, जो संविधान का विकास हुआ वो किस प्रकार से हुआ, हम उसकी चर्चा अब करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, कृपया ज़रूर कर दें ताकि आने वाले जो क्लासेस हैं उनका प्रॉपर अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए बच्चों, जो भी बच्चे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ये बिहार पुलिस तक ही सीमित है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बट यहाँ जो फोकस किया गया है वो बिहार पुलिस को मद्देनज़र रखते हुए इस टॉपिक को तैयार किया गया है। यानी ये जो सीरीज है वो बिहार पुलिस के टॉपिक को रखते हुए तैयार किया गया है। तो बिहार पुलिस की परीक्षा के लिए गहन मार्गदर्शिका है ये। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि यह प्रस्तुति 1726 के चार्टर अधिनियम पर केंद्रित है, जो भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रारंभिक संवैधानिक प्रगति की ओर रेखांकित करती है। हमें पता है कि जब भारत में यूरोपियन का आगमन हो रहा था तो उसमें से एक यूरोपियन थे अंग्रेज, और इन्होंने ही सर्वप्रथम 1600 में आकर व्यापार करने की नीति से आए और यहाँ पर आकर अपना शासन करना शुरू कर दिया। तो किस प्रकार वो शासन किया, किस किस तरीके से हमारे संविधान की विकास हुआ, कुछ टॉपिक इसका इतिहास हिस्ट्री के अंदर कवर किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें इतिहास के रेफरेंस पर या इतिहास के रेफरेंस पर बात करेंगे तो ऐतिहासिक घटना अलग हो जाएगी, और अगर हम पॉलिटी के टर्म पे बात करेंगे, रेफरेंस पे बात करेंगे, तो पॉलिटी का एक अलग होगा। तो हमें पॉलिटी के ही रेफरेंस में बातें करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर पढ़ना है राज व्यवस्था। ओके, तो बात करते हैं संवैधानिक विकास का परिचय। सबसे पहले बात करते हैं कि संवैधानिक विकास का परिचय। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कानून ढांचे का विकास, कि कानून के ढांचे का विकास किस प्रकार हुआ। तो संवैधानिक विकास से तात्पर्य है कानूनी और प्रशासनिक ढांचे के क्रमिक विकास से, कि किस प्रकार कानून और प्रशासन के ढांचे क्रमिक तौर पर किस तरीके से बन रहे थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आकार ले लिया। जो ब्रिटिश शासन करती थी और उसको भारत में लागू कर दिया गया। कानून के शासन की नींव, अब किस प्रकार से कानून के शासन की नींव रखी गई, तो ब्रिटिश शासन ने भारत में कानून के शासन की नींव रखी, जिसने भारतीय न्याय प्रणाली को काफ़ी प्रभावित किया। इसका मतलब है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने किस प्रकार से हमारे ऊपर शासन किया, और वही चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर आता है प्रारंभिक अधिनियमों का प्रभाव। जो पहले के अधिनियम थे उन पर क्या प्रभाव रहा। तो प्रारंभिक अधिनियमों का भारतीय राज्य व्यवस्था और उसके विकास पर गहरा और अस्थायी प्रभाव पड़ा। बहुत सारे ऐसे अधिनियम हैं जो ज्यों के त्यों भारतीय संविधान में अपना लिया गया। तो ये कुछ ना कुछ अधिनियम है जो उसका प्रभाव पड़ा था। चलिए अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभिक संदर्भ, यानी पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई वो कैसे आई। तो इसके दो पहलू है बच्चों, एक है इतिहास का पहलू। तो इतिहास के पहलू को हम ना जानते हुए हम यहाँ पर पॉलिटी के पहलू को, यानी राजनीति के पहलू को, राज्य व्यवस्था के पहलू को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्थापना होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की 31 दिसंबर 1600 रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, जो एक शाही चार्टर स्थापित किया। देखो बच्चों, एक्चुअल हमने पढ़ा होगा चार्टर। तो चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। कहीं पर भी अगर चार्टर रहे तो इसका मतलब होता है अधिकार पत्र, यानी एक ऐसा अधिकार जो किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हो, ऐसा अधिकार पत्र। तो वहाँ की रानी एलिजाबेथ ने कुछ कंपनी के कुछ लोगों को एक अधिकार दिया कि जाइए आप भारत में व्यापार करिए। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में उस समय अकबर थे जिनके नाम ये आया, लेकिन इनकी मृत्यु 1605 में होने की वजह से जब दूसरी बार अंग्रेज आए तो वो जहांगीर के शासनकाल में आए और उनको ईजिली व्यापार करने का जो रास्ता है वो मिला। लेकिन जब वो रास्ता मिला तो धीरे धीरे उन्होंने अपने अधिनियम को नियम बनाए, कानून बनाए, और धीरे धीरे हम पर शासन करना शुरू कर दिया। तो इसी संदर्भ में, इसी चीज़ों में हम बात करने वाले हैं। चलिए, प्रारंभिक प्रशासन क्या है।
कंपनी के अधिकारी अपने व्यापारिक क्षेत्रों में स्थानीय न्याय का संचालन करते थे। वो अपने व्यापारिक क्षेत्र में स्थानीय न्याय का संचालन करते थे, जिससे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी का विकास हुआ। आपको पता है कि जब भारत में अंग्रेज आए थे तो वो बंगाल, मद्रास और बम्बई 3 प्रेसिडेंसी को उन्होंने अपना बनाया और उन्हीं पर अधिकार करना शुरू किया, और इन्हीं तीनों को आपस में जो संविधान है या संवैधानिक विकास है उनका यहाँ पर विकास हुआ। यानी 3 ही प्रेसिडेंसी पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। अब आता है 1726 का चार्टर एक्ट अधिनियम। मुख्य प्रावधान क्या है इसके? तो इसमें न्यायिक सुधार हुआ। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तक जो कंपनी काम कर रही है वो भारत के रिस्पेक्ट में काम नहीं कर रही है, अभी वो अपने कंपनी को सुधार रही है। जब कंपनी सुधर के तैयार हो जाएगी तब उन्होंने धीरे धीरे कंपनी को शासन और भारतीयों को शासन करना शुरू कर देंगे भारतीयों पर। तो न्यायिक सुधार क्या हुआ? इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रेसिडेंसी शहरों में न्यायिक प्रशासन को बेहतर बनाना और मानकीकृत करना था। यानी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो भी प्रेसिडेंसी थी, 3 प्रेसिडेंसी थी आपको पता है, बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये 3 प्रेसिडेंसी में न्याय को सुधार करना था। दूसरा, मेयर कोर्ट की स्थापना। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में मेयर कोर्ट की स्थापना की गई, जो स्थानीय न्याय वितरण के लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए वहाँ पर हर जगह पे मेयर बना दिए गए, मेयर कोर्ट। तीसरा, बायला शक्ति। मेयर और परिषद को अपने अपने शहरों के लिए उपनियम बायला बनाने की शक्ति प्रदान की गई कि जो भी वहाँ पे गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है या मेयर है, वो अपने अपने शहर के लिए नियम बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, बाय लॉ। ओके, चलिए बात करते हैं मेयर कोर्ट की संरचना और अधिकार क्षेत्र। तो मेयर कोर्ट का स्थान क्या था, इनकी संरचना कैसे होती है, इनका अधिकार क्षेत्र क्या है और इनकी अपील क्या है। तो अगर हम बात करें तो स्थान जो है, ये अदालतें मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के प्रमुख व्यापारिक शहरों में स्थापित की गई। यानी मेयर कोर्ट मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जो इनकी प्रेसिडेंसी थी, वहाँ पर इनको स्थापित किया गया। संरचना कैसी थी इनकी? प्रत्येक कोर्ट में 1 मेयर और 9 एल्डरमैन शामिल थे, जिनमें 7 ब्रिटिश और 2 भारतीय होने थे। यानी इस 9 में से 7 ब्रिटिश के और 2 भारतीय होने कंपलसरी थे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है बिहार पुलिस के लिए। तीसरा, अधिकार क्षेत्र। मेयर कोर्ट को सभी नागरिक मामलों में सुनवाई करने का अधिकार था। सभी नागरिक मामलों में, और कोई अन्य मामला नहीं, केवल और केवल नागरिक मामले में उनको सुनवाई करने का अधिकार मिला था। अपील। निर्णयों के खिलाफ अपील पहले गवर्नर इन काउंसिल को, फिर किंग इन काउंसिल में की जा सकती थी, जिसको ब्रिटेन में प्रिवी काउंसिल कहते थे। यानी पहले भारत में जो वायसराय तो उस समय नहीं थे, यानी आप कह सकते हो कि जो वहाँ पे गवर्नर थे, आप पहले उनको बोलोगे, अगर वो नहीं मानते फिर आप अपर लेवल जाओगे, ब्रिटेन में जाओगे, ब्रिटेन के अंदर प्रिवी काउंसिल में, प्रिवी काउंसिल। तो इस प्रकार से मेयर कोर्ट की स्थापना हुई, केवल और केवल न्याय के लिए। ठीक है, अगला है गवर्नर और परिषद की विधायी शक्तियाँ। कुछ गवर्नर को और परिषद को विधायी शक्ति मिली, जैसे कानून बनाने की शक्ति। गवर्नर और उनकी परिषद को अपने अपने क्षेत्रों के लिए कानून, नियम और अध्यादेश बनाने का अधिकार दिया गया। यानी 1726 के एक्ट में गवर्नर को, जैसे बंगाल का कोई गवर्नर है तो बंगाल के क्षेत्र के लिए नियम कानून बनाएगा, मद्रास वाला मद्रास के लिए बनाएगा, और बम्बई वाला बम्बई क्षेत्र का अपना नियम कानून बनाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्वीकृति। हालांकि इन कानूनों को प्रभावी होने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्वीकृति आवश्यक थी, लेकिन फिर भी इनको स्वीकृति मिल गई। महत्व क्या था? पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सीमित विधायी अधिकार मिले। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सीमित अधिकार विधायी किस अनुच्छेद में मिले, तो याद रखना बच्चों 1726, जो भविष्य में शासन के लिए महत्वपूर्ण कदम था। तो 1726 का एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भारतीय संविधान में, संवैधानिक विकास के ऊपर। अब आता है अधिनियम का प्रभाव और महत्व। अब 1726 और 1600 अधिनियम का क्या प्रभाव और महत्व रहा? तो एक समान न्यायिक प्रणाली थी, कंपनी के मनमाने न्याय का अंत हुआ, ब्रिटिश न्यायपालिका का प्रवेश हुआ और औपचारिक कानून प्रणाली की नींव रखी गई। यानी आप कह सकते हो इस अधिनियम में प्रेसिडेंसी शहरों में ब्रिटिश ताज के एक समान और अधिक औपचारिक न्याय प्रणाली की शुरुआत की गई। यानी एक समान नियम कानून लगाए गए।
इस कंपनी ने मनमाने न्याय को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश क्राउन के अधीन एक से अधिक संरचित प्रणाली स्थापित की गई। यानी अब देखिए बच्चों, धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है। जैसे ही ब्रिटिश क्राउन का इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ, ब्रिटिश क्राउन अब धीरे धीरे कंपनी को हटाना शुरू कर देगी। औपचारिक कानून प्रणाली, इसमें ब्रिटिश भारत ने एक औपचारिक कानून प्रणाली की नींव रखी जो भविष्य में न्यायिक विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। ये भी आगे चलकर हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ब्रिटिश न्यायपालिका का प्रवेश, भारत में पहली बार किंग ऑफ कोर्ट की स्थापना हुई और किंग ऑफ कोर्ट की स्थापना होते ही ब्रिटिश न्यायिक सिद्धांतों का प्रवेश हुआ। यानी ब्रिटिश न्यायपालिका का प्रवेश हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी भी भारत के अंदर व्यापार कर रही थी। तो जो भी कंपनी भारत के अंदर व्यापार कर रही थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब उसमें ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश शासन का इन्वॉल्वमेंट हो गया। मैं आपको बता दूं बच्चों एक बात कि जो ब्रिटेन था पहले वो व्यापार करने आया और उन्होंने व्यापार किया। धीरे धीरे जब व्यापार करना शुरू किया तो व्यापार के पास बाद वो राजनीति में भी आ गए और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने राजनीति तक छोड़ दी, यानी व्यापार छोड़ दिया और पूरा का पूरा राजनीति में शामिल हो गए। ठीक है, जैसे कि हमने देखा 1600 से लेकर 1813 एकाधिकार से लेकर 1833 तक व्यापार ख़त्म कर दिया और 1833 से लेकर यानी 1773 तक कह सकते हो आप, इसको ऐसे कह सकते हो आप 1773 तक, 16 से लेकर 1773 तक व्यापार किया। लेकिन 1773 के बाद 1833 तक उन्होंने व्यापार और राजनीति किया और 1858 से लेकर उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा राजनीति ही स्टार्ट कर दिया। कब तक? 1947 तक। तो ये जो भारत में ब्रिटेन ने जो शासन किया, तो उससे हमें पता चलता है कि भारत में ब्रिटेन का उपनिवेश स्थापित हो चुका था और वह पूरे तरीके से संविधान कानून को लागू करना चाहती थी। निष्कर्ष यही है कि 1726 का अधिनियम भारतीय कानून और संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण कदम था। इसने कंपनी के शासन को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने की दिशा का पहला ठोस कदम उठाया और इसी ठोस कदम के बाद आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो हम अगली क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं इसके आगे का। इसने भविष्य के नियामक अधिनियम जैसे मार्ग प्रशस्त किया, जिसने भारत के ब्रिटिश शासन कानूनी ढंग से मजबूत किया। मैंने बताया कि आने वाले समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का आधार यही बनेगा 1726 का एक्ट। यह आधुनिक भारतीय राज्य व्यवस्था न्याय प्रणाली को समझने के लिए महत्वपूर्ण, विशेष रूप से बिहार पुलिस परीक्षा के लिए मेयर कोर्ट की स्थापना, विधायी शक्ति का आरंभ महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इनको याद रखना। मैं आपको एक चीज़ लास्ट बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम कैसे पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटी की शुरुआत हुआ कैसे, तो पॉलिटी का सबसे पहले विकास हुआ। इसी विकास को हम पढ़ने के लिए एक्ट पढ़ रहे हैं, 1600 एक्ट, फिर पढ़ेंगे 1726 का एक्ट जो हमने अभी देखा। ओके, उसके बाद हमने देखा 1773 का एक्ट, फिर देखेंगे 1781 का एक्ट, फिर देखेंगे 1786 का एक्ट, 84 का एक्ट, फिर 1786 का एक्ट, फिर देखेंगे 1793 का एक्ट, फिर 1813 का एक्ट, फिर 1833 का एक्ट। इस प्रकार से 1853 का एक्ट, 1858 का एक्ट, 1861 का एक्ट, 1892 का एक्ट, 1909, 1919, 1935 और 1947। तो किस प्रकार से संविधान का विकास होता है, इन सभी एक्ट के माध्यम से हम देखेंगे। कुछ एक्ट है, कुछ चार्टर एक्ट है, कुछ अधिनियम है, इन चीज़ों को समझेंगे कि एक्ट क्या होते हैं, अधिनियम क्या होते हैं। अगली क्लास में पढ़ते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।